हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं और जिसमें अभिलेख जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे हमने देखे थे कि किस प्रकार से अशोक के जो राजाज्ञा हैं और भाषा लिपि इन सब के बारे में भी हमने देखा था। तो आज हम यहाँ पर जो साहित्यिक सोर्स है उसके बारे में ही देखेंगे, जिसमें बौद्ध साहित्य होगा और जैन साहित्य होगा। इसके अलावा भी हमारा जो कौटिल्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट हैं। इसके अलावा विदेशी विवरण में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट मेगास्थनीज की है। तो मेगास्थनीज ने किन चीज़ों का उल्लेख किया है और मेगास्थनीज का विवरण हमें किन किन लेखकों के उसमें पुस्तकों में मिलता है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि ये यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक जो है नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि यूजीसी नेट यहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है पूछता है। आप जब पढ़ेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाए, तो बहुत अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सोर्स की बात कर रहे हैं, तो सोर्स कौन से सोर्स? साहित्यिक, मतलब जो किताबों में लिखा गया है वही सारी चीज़ें उस समय क्या है, उस समय के साहित्यिक और फिर बाद के जो साहित्य हैं उसमें भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हमें जानकारी, नॉलेज हमें मिलती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर देसी हैं, फिर हम दूसरे आ जाएंगे, विदेशी आ जाएंगे, तो उसकी हम बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक साहित्य हम देखते हैं। धार्मिक साहित्यों में देख लेते हैं, फिर लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में मुद्रा राक्षस और बहुत देवी चंद्रगुप्तम, इस तरह के जो हैं ग्रंथ, उन सब की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। सबसे पहले धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले यहाँ पर है जातक कथाएं। जातक कथाएं हमें उस समय समकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था में प्रकाश पड़ता है। किसके? मौर्य साम्राज्य के। तो मौर्य साम्राज्य की जो उस समय की सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, ये सारी एक व्यवस्था होती है समाज में, उन्हीं सभी व्यवस्थाओं के बारे में हमें जातक कथाएं हमें बताती हैं। आगे है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय जो है राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है। तो दीर्घ निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें हमें पता है चलता है राजत्व के सिद्धांत के बारे में पता चलता है। किसके समय के? मौर्य साम्राज्य के। दीपवंश और महावंश, इन सब के बारे में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। तो आप सबको पता ही होगा कि अशोक ने अपने जो बौद्ध धर्म है उसको प्रसार करने के लिए संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। तो इन सब की जानकारी भी हमें दीपवंश, महावंश में मिलती है। अब महावंश का देखें तो 10वीं सदी में महावंश पर लिखी गई एक टीका है, वंशस्थ पक्कासिनी, वंशस्थ पकासिनी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो टीका भी लिखी गई है महावंश की। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्या टीका है और 10वीं सदी में लिखी गई। तो यहाँ से भी क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दीपवंश देख लेते हैं। दीपवंश में अशोक महान को क्या कहा गया है? उज्जैनी कारमोली कहा गया है दीपवंश में। तो एग्जामिनर पूछेगा कभी, अभी तक तो नहीं पूछा है यूजीसी नेट में, कि दीपवंश में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उज्जैनी कारमोली के नाम से संबोधित किया गया है दीपवंश में। आगे हम बात करेंगे दिव्यदान की। दिव्यदान जो है चीन और तिब्बत में बौद्ध विद्वानों द्वारा संकलित है। तो इसमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है, अशोक वादान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, मलिंद पन्हो, लामा तारानाथ द्वारा लिखित तिब्बत का इतिहास, इन सभी में मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो फैक्ट हैं, जानकारियां हैं, वो सारी की सारी भरी पड़ी हैं और मिलती हैं। आगे देखते हैं जैन साहित्य।
अब बौद्ध साहित्य में तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कूट दे देगा कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों में मिलती है। तो आपको कूट देकर आपको बताना होगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है एग्जाम में क्वेश्चन का वो यही है, कूट देकर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जैन साहित्य की। तो जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु के कल्पसूत्र और हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन तथा जिन प्रभा सूरी की विविध तीर्थ कल्प से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाएं वर्णित हैं तथा पाटलिपुत्र का वर्णन है। तो ये सभी ग्रंथ जो हैं, चाहे वो भद्रबाहु के कल्पसूत्र हो, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन हो, जिन प्रभा सूरी के विविध तीर्थ कल्प हो, इन सभी में क्या है, मौर्य इतिहास की जानकारी भरी पड़ी है। और ये सारे ग्रंथ जो हैं चीख चीख कर बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी और क्या वहाँ का जीवन रहा होगा। इसके अलावा है भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित हो गया, पुण्य स्त्रावक हो गया, कथा कोश हो गया, राजावलिक हो गया, से भी इन सब से भी सूचनाएं मिलती हैं। और ये सारे के सारे कौन से ग्रंथ हैं, ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो इनमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन था तथा उसने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जो है अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये भी हमें क्या है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, भद्रबाहु चरित हो या पुण्य स्त्रावक हो, कथा कोश, राजावलिक, इन सब से ये सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कौन थे, जैन थे और अपने अंतिम समय वो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर गए थे और वहीं पर शरीर को त्याग दिया था। तो इन सब की जानकारी हमें भद्रबाहु चरित से मिलती है, पुण्य स्त्रावक कथा कोश से मिलता है और राजवलिक से मिलता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक यहीं पर क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था। तो आंसर हमारा होता है श्रवणबेलगोला। लेकिन अब ये पूछ सकता है कि यहाँ से उन्होंने अपना जो शरीर है वहाँ पर त्याग किया था, तो इसकी जानकारी किन ग्रंथों में मिलती है। तो भद्रबाहु चरित हो गई, पुण्य स्त्रावक हो गए और कथाकोश और राजावलिक हो गए। ये 3 ग्रंथ हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण साहित्य में पुराणों से भी मौर्य वंशावलियाँ स्पष्ट होती हैं, तो पुराणों से भी मिलती हैं। आगे अब हम लौकिक साहित्य देखेंगे, तो मुद्रा राक्षस है सबसे इम्पोर्टेंट। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखित है और इस ग्रंथ में चाणक्य का नंद साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र का पता चलता है। तो हमारे जो टेलीविज़न है उसमें जो धारावाहिक सारे सीरियल जो आते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ दिखा रखा है कि किस प्रकार से चाणक्य का अपमान हुआ था और फिर किस प्रकार से उन्होंने नंदों के विरुद्ध क्या है, षड्यंत्र रचा था। तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें मुद्रा राक्षस यानी लौकिक साहित्य मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। तो आगे है यहाँ पर ढूंढीराज ने ही, मतलब मुद्रा राक्षस को एक टीका लिखी गई, किसने लिखी, ढूंढीराज ने, और 9वीं शताब्दी में एक टीका लिखी गई है। तो टीका भी पूछ सकते हैं, मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट अक्सर जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रखती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर जहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको यही लगेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है, बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं, सोमदेव का कथा सरित सागर, सोमदेव का कथा सरित सागर, हेमचंद कृत जो है बृहत कथा मंजरी, इन दोनों से भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बिंदुसार को यहाँ पर वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है
और बिंदुसार को ही राजावली कथा, राजावली कथा ये वही वाला है जहाँ पर श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे और अपना शरीर त्याग दिए थे, वो जानकारी देता। तो वही ग्रंथ जो है बिंदुसार को जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे, बिंदुसार। उनका नाम क्या है, राजा वलिका में मिलता है सिंहसेन। क्या मिलता है, सिंहसेन। तो वायु पुराण की बात करें तो भद्रसार हो गया उनका नाम बिंदुसार का, और राजा वली कथा में सिंहसेन नाम मिलता है बिंदुसार का। अब हम बात करेंगे तमिल साहित्य, तो मामूल नार हो गया, और परनार की रचनाओं से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे बताती जाऊँगी। तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार जो है नोट्स बनाने हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ का जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कई बार एक बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ पर कथन और कारण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। अब यहाँ पर है कि अनेक विवादों के बावजूद अर्थशास्त्र को कौटिल्य यानी कि विष्णु शर्मा चाणक्य की रचना माना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख था। उसे पुराणों में द्विज द्विज शब्द यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। इसका मूल नाम विष्णुगुप्त और कुटिल इसके गोत्र का नाम था। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले ये विवाद में है कि अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने ही लिखा है। तो एक बार पूछा था कि कथन और कारण में, या फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी, उसमें बताना था कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो यही था कि विवादों के बावजूद भी अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना माना जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन था। आगे है यहाँ पर अर्थशास्त्र में यद्यपि ना तो पाटलिपुत्र का और ना ही मौर्य शासकों का उल्लेख है, और ना ही उससे संबंधित तिथि का उल्लेख है। तो ये भी था जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, तो उसमें ये वाला लाइन जो था कि अर्थशास्त्र में ना तो पाटलिपुत्र का और ना ही मौर्य शासकों का उल्लेख है, ना ही उनसे संबंधित तिथि का उल्लेख है। लेकिन फिर भी इतना क्यों मानते हैं, तो आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। हम इतना अर्थशास्त्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और हर एग्ज़ाम में अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आगे हमें पता चलेगा क्यों। आगे है अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि है जो आर शर्मा शास्त्री ने 1904 में खोज निकाली, और डॉक्टर शास्त्री ने इस पुस्तक का अनुवाद किया। तो ये हो गई सबसे पहले हमारे हाथ लगी थी 1904 में, कौन सी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, और इसका अनुवाद किया था। और ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक जो है 15 भागों तथा 180 उपभागों में विभाजित है। तो यहाँ पर अब यहाँ तक तो ये बातें हो गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि हमें पता कैसे चला होगा कि ये जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य साम्राज्य से ही सम्मिलित, मतलब जानकारियाँ हैं और बातें जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के समय की ही हैं। तो आगे हम बात करते हैं। इसमें कितने हैं, 15 भाग हैं और 180 उपभागों में विभाजित है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं, गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखे गए हैं, जिसे आमतौर पर महाभारत शैली कहते हैं। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। तो ये तो हमें पता चल गया। 1904 में खोजा गया था आर शर्मा शास्त्री, डॉक्टर आर शर्मा शास्त्री द्वारा, और फिर इसका अनुवाद इनके द्वारा किया गया। तो उनको पता चला कि 15 भाग हैं, 180 उपभागों में विभाजित हैं। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं, मतलब जो कुछ भी लिखा गया है वो महाभारत शैली यानी गद्य और पद्य चंपू शैली में ही लिखा गया है, और भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह कृति उस लेखक के द्वारा लिखित है जो उस भूमि को धारण करता है जिस पर नंद शासकों का आधिपत्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि इसका लेखक वही है जो इस भूमि को धारण करता है और जिस पर क्या है, नंद शासकों का
आधिपत्य है। आगे है, ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का संकलन जो है अंतिम रूप से तीसरी सदी में जाकर किया होगा, इसलिए संपूर्ण रूप से यह मौर्य काल के इतिहास के अध्ययन का स्रोत नहीं माना जा सकता, किंतु ये भी सत्य है कि इसके प्रारंभिक अंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया है। तो इसलिए ये विवाद में रही है, क्योंकि इसमें जो जानकारियाँ मिलती हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित तो हैं, लेकिन पूरी तरह से जो अर्थशास्त्र है वो एक ही चंद्रगुप्त मौर्य मतलब का जो समय है उसमें ही लिखा गया होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इतिहासकार मानते हैं कि बाद में भी इसमें अंश जोड़े गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें और चीज़ें पढ़ने में क्या आने वाली हैं, मज़ा आने वाली हैं। आगे है, किंतु ये भी सत्य है कि इसके प्रारंभिक अंश जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखे होंगे और बाद के जो हैं बाद में लिख दिए होंगे। आगे है, यद्यपि कालांतर में इसका दोबारा लेखन और संपादन भी संभव है, तो बिल्कुल संभव रहा होगा। आगे है, अब जो अर्थशास्त्र है और जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी मिलती हैं, इसलिए जो है अर्थशास्त्र को चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के जानकारी का सोर्स माना गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं कि अशोक ने अभिलेखों, मेगास्थनीज के विवरण और अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावलियों में क्या मिलती है, हमें समानता दिखाई पड़ती है। इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्रंथ का एक बड़ा भाग जो है मौर्य काल में ही संकलित हुआ होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक विवादित पुस्तक आती है और उसके बारे में नहीं पता, 1904 में पता चलता है और फिर किस प्रकार से हमने उसकी खोज करते हैं और निकालते हैं कि हाँ ये जो पुस्तक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग जो है लिखी गई होगी। इसका बहुत बड़ा भाग जो है मौर्य काल में ही संकलित हुआ होगा, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो अशोक के अभिलेखों में भी मिल रही हैं, वही बातें मेगास्थनीज के विवरण से भी मिल रही हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा जो भाग है वो मौर्य काल में ही संकलित हुआ है। आगे बात करेंगे, इस पुस्तक का महत्व इस बात से है कि इससे तत्कालिक मतलब उसी समय जिस प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का बेहतर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस राज्य का निरूपण है वह विशाल चक्रवर्ती राज्य न होकर छोटा सा राज्य है, अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत बड़ा चक्रवर्ती राज्य नहीं था, बहुत छोटे छोटे। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब मौर्य राज्य रहा होगा, मौर्य प्रशासन रहा होगा, उस समय क्या है भारत में छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे। आगे है अर्थशास्त्र में अब हम अर्थशास्त्र, ये तो हो गई पूरे अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, सिर्फ पुस्तक के बारे में किस प्रकार की चर्चाएं हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र में लिखा गया है। तो इसका पहला अधिकरण है, पहला अध्याय मान लें यहाँ पर अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में राजस्व संबंधित विविध क्या है विषयों का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण में नागरिक प्रशासन की विशद विवेचना मिलती है द्वितीय वाले में। तो नागरिक प्रशासन द्वितीय में, प्रथम अध्याय में विविध विषयों का वर्णन है। राजस्व संबंधित विविध विषयों का वर्णन है, द्वितीय में नागरिक प्रशासन है। तीसरे और चौथे में दीवानी और फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया गया है। पंचम अधिकरण में सम्राट तथा उसके सभासदों तथा अनुचरों के कर्तव्यों के दायित्व का उल्लेख है। आगे है छठे वाले में हम यहाँ पर जो छठा भाग है इसमें हमें 7 अंगों की चर्चा मिलती है। अब ये 7 अंग कौन कौन से, बिल्कुल एक क्रम में हमें याद रखना है। राजा हो गए, मंत्री हो गए, मित्र हो गए, कर हो गया, सेना हो गई, दुर्ग हो गई और भूमि यानी कि देश हो गया। तो हमें 7 अंगों की चर्चा, यहाँ से भी यूजीसी नेट ने 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्रम से पूछा गया है कि राजा, मंत्री और मित्र के बाद कौन सा आता है।
या फिर 7 अंगों के नाम दे दिए और इसमें से कौन नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना है। राजा हो गया, मंत्री, राजा, मंत्री, मित्र, कर, सेना, दुर्ग, भूमि। तो ये मिलता है छठे भाग में। आगे हम बात करेंगे और अंतिम 9 अधिकरणों की अंतिम जो 9 है उसमें राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान तथा विजय के उपाय, युद्ध एवं संधि के अवसर तथा शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने आदि विविध विषयों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में दास्ता नामक अध्याय में शूद्रों को आर्य कहा गया है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में एक दास्ता नामक अध्याय है जिसमें शूद्रों को भी क्या कहा गया है, आर्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि राजा प्रजा से इसलिए कर लेता है कि उसका अधिकार है जो ईश्वर द्वारा जनता की सेवा के बदले प्रदत्त है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र ये हमें बताता है कि राजा जो है प्रजा से इसलिए कर लेता है क्योंकि जो ईश्वर द्वारा जनता की सेवा के बदले प्रदत्त है। अर्थशास्त्र में अपराध स्वीकार करने के लिए बल प्रयोग, टॉर्चर, मतलब यहाँ पर टॉर्चर करने की बात कही गई है, मतलब अपराध को स्वीकार करने के लिए मारा पीटा जाता था, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है। कौटिल्य ने दंड के 18 टाइप्स बताए हैं, कोड़े मारने के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है। मतलब वहाँ पर कोड़े किस प्रकार मारे जाएंगे इसका 7 प्रकार से वर्णन किया गया है। और जो स्त्रियां होती थी उनको समान गलती पर, मतलब जो सभी लोग करेंगे लेकिन अगर स्त्री करती है तो उसको आधे दंड दिया जाएगा। मान लो किसी एक पुरुष को 10 कोड़े मारने का आदेश दिया है, लेकिन अगर वही स्त्री है तो उस पर क्या है, 5 ही कोड़े की सजा दी जाएगी, तो आधा दंड मिलता था। आगे है अर्थशास्त्र जो है विभिन्न स्थानों के साथ यहाँ उत्पादित होने वाली मुख्य वस्तुओं की भी चर्चा करता है, जैसे कि, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया है कि अर्थशास्त्र हमें किन किन मुख्य वस्तुओं की चर्चा करता है। तो चर्चा करता है कलिंग और महाजनपद, आपको पता है हाथियों के लिए फेमस था उस समय। काशी में सूती वस्त्र मिलते थे, आज भी काशी में क्या है, वस्त्र मिलते हैं। नेपाल जो है कंबल के लिए फेमस था उस समय। कंबोज जो है घोड़ा के लिए फेमस था। और मगध जो है वो क्या है, बांट बनाने के पत्थर का जिक्र करता है। तो उस समय नापतोल या व्यापार में जो पत्थर यूज़ करते थे नाप के लिए, तो वो पत्थर कहाँ से आते थे, मगध से आते थे। तो इस सब की भी चर्चा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। आगे हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में सबसे अधिक जो है सम्मान ब्राह्मणों को प्रदान था। तो अभी जो पिछला यूजीसी नेट हुआ है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अब कैसे वो मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर इसको देखते हैं कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा जो है सम्मान प्रदान था, तथा गुरु पत्नी गमन, मध्य विक्रय, चोरी के मामले में उसे दंडनीय माना जाता था। एक तो सबसे ज़्यादा सम्मान ब्राह्मणों को है, लेकिन उसको दंड भी मिलता था। कब कब मिलता था, जब वो गुरु पत्नी गमन करता था, मद्य विक्रय करता था और चोरी करता था, तब तब उसको दंडनीय माना जाता था। अब यह सभी अपराधों के लिए दोषी जो है ब्राह्मणों के, अब ये मतलब वो ये सारा काम चोरी और मद्य विक्रय करता है, तो उनको दंड कैसे दिया जाता था, तो बहुत ही अपमानजनक उनको दंड दिया जाता था। सभी अपराधों के लिए दोषी ब्राह्मणों के ललाट पर दोष चिन्ह अंकित किए जाने का विधान किया गया। मतलब उसके मस्ते ललाट पर क्या है, दोष अंकित कर दिया जाता था कि ये दोषी है। तो कोई भी देखता था तो सभी जान जाते थे कि इस पर क्या है, दोष कैसी इसको क्या है, दंडित किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि राजा अंततः वरुण के प्रति तथा उसके माध्यम से ब्राह्मण के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जो है दंड किसको मिलता था, तो आंसर उसमें क्या था, ब्राह्मण था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या शूद्र लगाया था, तो वो वाला ऑप्शन क्या है, अभी पिछले वाले यूजीसी नेट में वो वाला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लोगों के गलत हो गए। तो आगे है कौटिल्य ने नगर के उत्तरी भाग को देवता
तथा ब्राह्मण के लिए सुरक्षित रखने का विधान किया गया है। तो कौटिल्य ने बताया गया है कि नगर के उत्तरी भाग को देवता तथा ब्राह्मण के लिए सुरक्षित रखा जाने का विधान किया गया है। आगे है, अर्थशास्त्र में राजा को देवी शक्ति का उत्तरदायित्व मानते हुए व्यवस्था दी गई है कि राजा अगर निर्दोष को दंड देता है, तो यहाँ पर क्या है, राजा को भी क्या है, प्रायश्चित करने के लिए विधान दिया गया है कि अगर राजा किसी दोषी मतलब किसी निर्दोष को, दोषी नहीं निर्दोष को दंड देता है, तो उसका जो 3 गुना जुर्माना क्या है, वरुण को अर्पित करते हुए जल में डालें। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर विवरण दिया गया है राजा से संबंधित। अब है, अर्थशास्त्र में वानप्रस्थों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रविजितों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसने की अनुमति नहीं थी। आगे अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के विजय बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? धर्म विजय, लोभ विजय, असुर विजय। तो पराजित शासक जुर्माना और उपहार वसूलने तथा उसे पुनः स्थापित करना जो है धर्म विजय कहलाता था। लोभ विजय क्या है? पराजित होने के पश्चात अतुल संपत्ति की मांग करना तथा शत्रु राज्य के अधिकांश भाग को मिला लेना, वो होता था लोभ विजय। असुर विजय क्या थी? शत्रु राज्य का संपूर्ण जो राज्य है वो अपने में पूर्णतया विलय कर लेना, वो था असुर विजय। आगे है, और तो यहाँ पर सबसे अच्छा धर्म विजय है। धर्म विजय मतलब यहाँ पर हमने शत्रु राज्य को जीत लिया, लेकिन उससे क्या जुर्माना और उपहार वसूल लिया और उसके जो राज्य है उससे छीना नहीं, उसको वापस सौंप दिया। लोभ वाले में हमने सब कुछ जीत लिया और हमने डिमांड भी कर ली कि तुम इतना क्या है पैसा लो, और उसके भाग को उसके क्षेत्र को भी अपने में मिला लिया, तो ये होता है लोभ विजय। और असुर में तो सब कुछ मिला लो। आगे है, अर्थशास्त्र में घायलों की सेवा के लिए क्या है, चिकित्सकों के दल का उल्लेख है। मतलब जो युद्ध में घायल हो जाते थे उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। सेना के पृष्ठ भाग में तैनात रहते थे, तो जो चिकित्सक हैं वो भी तैनात होते थे सेना के पृष्ठ भाग में। आगे है, कौटिल्य के अनुसार चक्रवर्ती क्षेत्र हिमालय से लेके महासागर तक 9000 योजन में फैला हुआ था। वहाँ बताया गया है कि चक्रवर्ती राजा संपूर्ण जम्बूद्वीप को विजय करने तथा समृद्धि एवं न्याय से शासन करने के लिए पैदा होते हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती शासन की अवधारणा अर्थशास्त्र में प्रथम बार आई है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र में प्रथम बार किस शासक की अवधारणा आई है? तो चक्रवर्ती शासक की अवधारणा पहली बार हमें देखने को मिलती है अर्थशास्त्र में। परंतु मौर्य काल में चक्रवर्ती शासन के साथ अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान का उल्लेख नहीं है, अभाव देखा गया है। शायद इसलिए क्योंकि मौर्य शासक जो है पूर्णतया वैदिक धर्मानुयायी नहीं थे, मतलब पूर्णतया वैदिक धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि चक्रवर्ती शासक के साथ हमें अश्वमेध जैसे यज्ञ भी कर देने चाहिए। और ये जो वैदिक धर्म जो है कब से सामने आते हैं? तो शुंग काल से ये प्रारंभ होते हैं। राजा अश्वमेध और बहुत सारे जो हैं यज्ञ वगैरह करते हुए नजर आते हैं। आगे है, अर्थशास्त्र में गैर ब्राह्मण धर्मानुयायी को चंडाल के समान मानते हुए उसे शमशान में रखने की आज्ञा दी है। ऐसे धर्म को अर्थशास्त्र में पाषंड कहा गया है और इसमें बौद्ध धर्म भी शामिल था। आगे है, अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि खेतीहर इलाकों को जनपद राज्य कहा जाता था और इस इलाके में निजी तौर पर खेती होती थी। आगे है, अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य द्वारा बस्तियां बसाने की प्रक्रिया जनपद निवेश कहलाती थी। शहरों को 4 दीवारी में घेरने की प्रक्रिया को दुर्ग निवेश अथवा दुर्ग विधान कहा जाता था। आगे है, यह पुस्तक जो है राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
संघवृत्तम नामक अधिकरण में कौटिल्य ने उस नीति का प्रतिपादन किया है जिसका प्रयोग नए जीते हुए संघ राज्यों के प्रति किया जाना चाहिए। इसी अधिकरण में ही लिच्छवी, विज्जी, मल्लक, मद्रक, कुक्कुर, पांचाल, कम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी नामक गणराज्य की चर्चा हमें मिलती है। पातंजलि ने कौटिल्य का कोई उल्लेख नहीं किया है, ये हमें याद रखना है। पातंजलि ने कौटिल्य का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे देशों का नाम आया जिसमें उस समय परिचय नहीं थे, जैसे चीन, नेपाल, बहली, कपीशा, वनायु। आगे कौटिल्य ने ईख की खेती को बहुत ही निकृष्ट माना है, क्योंकि इसमें श्रम और व्यय बहुत ज़्यादा लगता था, तो ईख की खेती को बहुत बुरा, निकृष्ट माना है। तो ये हो गई बात अर्थशास्त्र की, कौटिल्य की। अब हम बात करेंगे विदेशी साहित्य। इसमें मेगास्थनीज को पढ़ेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका देखने वाले हैं। तो मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के राज प्रतिनिधि के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र दरबार में आया था। यह पाटलिपुत्र दरबार में 304 से लेके 299 ईसा पूर्व तक रहता है, और दुर्भाग्यवश इसकी जो मूल कृति है इंडिका वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इंडिका का प्रयोग किन लोगों ने किया है? स्ट्रैबो ने किया है, डायोडोरस ने किया है, और एरियन और प्लिनी ने किया है। तो इन सब से हमें क्या है, मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पता चलता है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतः असत्य और विश्वसनीय माना है। क्योंकि, तो इसको देखेंगे क्यों। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह देता है कि वो मानना उचित नहीं होता, इसलिए स्ट्रैबो इन सब मनगढ़ंत बातें कहता है मेगास्थनीज की। आगे है मेगास्थनीज का विवरण क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति में बताया, भूमि की उर्वरकता के बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का उल्लेख करता है तथा उसे पालीब्रोथा नाम से पुकारता है। भारत में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था ऐसा माना जाता है। कौन मानता है? मेगास्थनीज मानता है, क्योंकि उसने दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार देखा होगा, इसलिए उसने कहा कि यहाँ दास व्यवस्था नहीं थी। आगे भारतीय समाज में 7 वर्णों में वर्गीकृत था तथा भारत में 118 जनजातियां और 58 नदियों का उल्लेख करता है। देश में चोरी की घटनाएं बहुत कम थी, यद्यपि कानून लिखित रूप में नहीं था। भारतीय दार्शनिकों के संबंध में विवरण मिलता है। आगे है भारतीय धार्मिक व्यवस्था में डायनीस मतलब शिव और हेराक्लीज जो है कृष्ण, इन सब की चर्चा की गई है। मतलब भगवान जो है उस समय ज़्यादा पूजे जाते थे, शिव और कृष्ण को। आगे है भारतीयों में भोजन जो है चावल विशेष महत्व था। मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में किया जाता था। इंडिका में केवल अर्श विवाह प्रणाली का संकेत है। इंडिका में सती प्रथा का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। मेगास्थनीज का उल्लेख है कि शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियां बनाई जाती थी। आगे मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय लेखन कला अनभिज्ञ थे, परंतु ये कथन क्या है, यहीं पर असत्य हो जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज से पहले क्या है, नियार्कस ही लिख चुका है कि भारतीय एक प्रकार के कपड़े पर लिखा करते थे। मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। मेगास्थनीज नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के लिए 6 समितियों की चर्चा करता है। भारतीयों में सूद पर आधारित लेन देन की प्रक्रिया नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार राजा की रक्षा के लिए अंगरक्षक के रूप में अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी, मतलब फीमेल जो है बॉडीगार्ड हुआ करती थी। उस समय राजा के प्रथम पुत्र को ही गद्दी प्राप्त होती थी। आगे है इंडिका के अनुसार युद्ध काल में युद्ध कार्यालय में 30 सदस्य होते थे जो 6 समितियों में विभक्त थे। पैदल सैनिकों का मुख्य हथियार जो है तीर और कमान था। मेगास्थनीज के अनुसार दार्शनिकों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक पुरोहित और दूसरा वनवासी, मतलब जो वनों में रहा करते होंगे, और एक पुरोहितों का काम जो करते थे उसको बोको मने बोला है, बोको मने और सार मेन। आगे है मेगास्थनीज के अनुसार अंतरजातीय विवाह पर राज्य द्वारा अनुमति नहीं थी, तो अंतरजातीय विवाह नहीं होता था।
होता तो होगा लेकिन राज्य उसकी अनुमति नहीं देता था। भारतीयों का मुख्य भोजन गेहूं और चावल था। यहाँ बहु विवाह का प्रचलन नहीं था, एक ही यहाँ पर शादियाँ होती थी, ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा है। वह कहता है कि भारत में बिना मधुमक्खियों के भी शहद तैयार किया जाता था। आगे है, यहाँ चोरी बहुत कम होती थी, यहाँ पर सार्वजनिक भोज नहीं हुआ करता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे तथा भारत के आदिवासी थे तथा वे बाहर से नहीं आए थे। आगे है, वह भारत में ऐसी चींटियों का भी जिक्र करता है जिसकी खाल चीते जैसी थी तथा उसे सोने की खदानों में लगाया जाता था। आगे है, पांड्य राज्य की स्थापना हेराक्लीस की पुत्री ने की है। एरियन ने एनावियस नामक ग्रंथ से सिकंदर की जीवनी को लिखा है। उसने भी इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। वो है अपनी इंडिका में मेगास्थनीज तथा एरासथीज्म के विवरण का उपयोग करता है। डायोडोरस और जस्टिन तथा प्लूटार्क के विवरण से सिकंदर के भारतीय अभियानों पर प्रकाश पड़ता है, वरन चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। प्लूटार्क ने अपनी पुस्तक लाइव्स नामक उसकी जो प्लूटार्क की पुस्तक है लाइव्स, उसमें लिखता है कि 57वें और 60वें अध्याय में सिकंदर की जीवनी के साथ भारत का विवरण मिलता है। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध जो है सहायता के उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने पंजाब में सिकंदर से मिला था। तो प्लूटार्क ही कहता है कि सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में मिला था। आगे है जस्टिन कहता है कि अपनी बुक में एपिटोम, जिसका सार संग्रह है, तो 12वें खंड में बात करता है, भारत के विवरण का वर्णन किया है। जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त मामूली घराने का था और अपनी उद्दंडता से सिकंदर को क्रोधित कर देता है। आगे है टालमी, यह मिस्र का निवासी था तथा प्रसिद्ध ज्योतिषी और भूगोलवेत्ता भी था। आगे है प्लिनी, रोमन विद्वान था प्लिनी, उसने प्राकृतिक भूगोल के नाम से पुस्तक लिखी है। स्ट्रेबो जो है भारत की भौगोलिक स्थिति का अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं और स्ट्रेबो के अलावा एरियन जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। तो स्ट्रेबो के अलावा एरियन जस्टिन इन्होंने क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। वहीं एपियानस और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा है। तो बिल्कुल शब्दावली हमें याद रखनी है, किन लोगों ने सेंड्रोकोटस कहा है, किन लोगों ने एंड्रोकोटस कहा है। तो ये बिल्कुल हमें याद रखना है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। आगे है, इसके अलावा फायान और हेंगसांग के विदेशी विवरणों से भी मौर्य इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो आई होप आपको ये मेगास्थनीज वाला अर्थशास्त्र और बौद्ध और जैन लौकिक साहित्य इन सब की जानकारी हमें मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।